बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बात करेंगे आज, जो बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट का था। और हमारा कोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 है, PHY 402 BS फिजिक्स सेमेस्टर स्प्रिंग 2020, एंड आई एम मोहम्मद ज़ीशान यकूब। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये बात की थी कि किस तरह अल्टरनेटिंग पावर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, आपके पास एक सी रेजिस्टेंस क्या होती है, और उससे रिलेटेड जो है हमने पढ़ा था रजिस्टर इंडक्टर की खसूसियात क्या है, और एसी कंपोनेंट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स था, और इसी तरह से रजिस्टर इन एसी सर्किट के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि एसी करंट्स एंड बिहेवियर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के ऊपर एक रिव्यू देखा जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। आफ्टर दैट कैपेसिटर इन एसी सर्किट को पढ़ा जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द इंडक्टर ऑफ एसी सर्किट। Then we will have compare the resistive response, inductive response, and the capacitive response. So RLC with DC source जो है वो हम सबको पता है, हम पिछले लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे इसके ऊपर भी। तो you can see that here we have a fundamental equation, the relation between voltage and current here. We have the voltage and current relation here for the case of inductance, and for the case of capacitor we have this response कि Q is equal to C delta V के हिसाब से लिया जा सकता है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि इंडक्टर जो है अगर एसी सर्किट में होगा तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कैसा रिस्पांस रहेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा इंडक्टर में से, और किस तरह से हम इसकी फेज एंगल को, फेज डायग्राम्स को और उनके फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक सपोज किया कि हमने एक इंडक्टर लिया है, और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो कुछ हेनरी हो सकती है। आप सब लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी में मेजरमेंट की जाती है। तो इस लिहाज से हमने इसे किसी एसी सोर्स के साथ अटैच किया, और उस एसी सोर्स की जो वैल्यू दी हुई है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है। सो इट्स मीन इट्स अ जनरल वैल्यू, और यहाँ पे एक जनरल इंडक्टेंस लेके हमने इसको स्टार्ट किया। कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एसी सोर्स एंड इंडक्टर। और एक सर्किट लिया है जो कि एसी सोर्स पे डिपेंड करता है और इंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर जो मैथमेटिकल रिलेशन या यू कैन से फिजिकल रिलेशन इस्तेमाल किया जा सकता है वो दिस रिलेशन है कि एनी प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द across the inductor will be equal to the एल डी आई ओवर डी टी। और यहाँ पे माइनस का साइन होता था, हमने वो माइनस का साइन जस्ट ओमिट किया है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जब स्टडी करते हैं तो आपको सिर्फ वैल्यूज के साथ होता है, इसलिए हम उसको माइनस साइन नहीं अपोज कर रहे इसके अंदर। सिमिलरली ये माइनस साइन के साथ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। और इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज जो है वो वी नॉट साइन मेगा टी लिखे हुए हैं। वी एल इज दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करने के हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि तीन मेथड है, तीन सोल्यूशन निकाले जाएंगे। एक मैथमेटिकल सोल्यूशन होगा, एक ग्राफिकल सोल्यूशन होगा, और एक फेजर डायग्राम के जरिए से हम इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सोल्यूशन, और वो है जी मैथमेटिकल सोल्यूशन। बट इन सारे सोल्यूशंस के अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, वी वांट टू फाइंड आउट द करंट। हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं कि इस पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो करता है इंडक्टर में से, वो उसकी वैल्यू कितनी है और वो किस तरह का रिलेशन रखता है विद रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेजेस। So let's start with the mathematical solution. It's a very simple thing. आपके पास पता है कि these are the input voltages and these are the utilized voltages. According to Kirchhoff voltage law, जो सप्लाई वोल्टेजेस जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए कंज्यूम्ड जो वोल्टेजेस के लिए। सो वी हैव इक्वेशन हियर, इनपुट और supplied voltages is equal to the consumed voltages. So we have by putting values v into t की वैल्यू यहाँ पे जी v नॉट साइन मेगा t है। vl आपको पहले मैंने बताया था कि we will taken as magnitude of that, so that's why यहाँ पे नेगेटिव साइन हम ओमिट कर देते हैं। सो इक्वेशन 2 becomes v नॉट vt की वैल्यू पुट कर दी, v नॉट साइन मेगा t आ गया। vl की वैल्यू पुट करेंगे तो वी हैव l di over dt, v नॉट साइन मेगा t आ गया। On rearranging the equation, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, बिकॉज वी हैव वांट टू कंप्यूट द करंट। तो करंट एक साइड पे रख लें, एल दूसरी साइड पे चला जाएगा, और वी हैव डी ओवर डी टी। करंट के इंटीग्रेटेड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, सॉरी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी नॉट ओवर एल
साइन ओमेगा टी आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। आपके सामने एक साइड के ऊपर टाइम वाले फैक्टर्स हैं और दूसरी साइड के ऊपर डेरिवेटिव्स वाले फैक्टर्स हैं, तो आप इनको क्रॉस या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन मेथड ऑन बोथ साइड्स वी कैन टेकन एज डिफरेंशियल पार्ट जो है डी आई ओवर डी टी यहाँ पे आ जाएगा, डी ओवर डी टी यहाँ पे आ जाएगा, एंड वी विल हैव हेयर एज बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिफरेंशियल फॉर्म है आई ओवर टी की और राइट साइड के ऊपर डी टी वाली फॉर्म है। सो वी हैव हेयर इंटीग्रेटिंग वो साइड्स, जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये राइट वाली जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट ओवर विद दी राइट साइड इंटीग्रेशन एंड डी टी वाली साइड पे। तो ये डी टी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। वी नॉट और एल जो है वो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, सो इट्स मीन ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगे। साइन की इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं कैसे की जा सकती है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है और साथ के अंदर इसका जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होना जरूरी है। सो वी हैव हियर अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ताकि आपके पास ये ओमेगा साइन ओमेगा टी जो है वो उस हिसाब से इसकी फॉर्म बन सके। सो वी हैव हियर ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दी, सन वी गॉट अ माइनस कॉस फॉर्म वी नॉट ओवर ओमेगा एल, और ये हमारा सोल्यूशन निकला है इंटीग्रेशन करके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है वो कंप्यूट कर लिया गया है, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, कॉस ओमेगा टी फैक्टर पे। तो ये कॉस को साइनोसाइडल टाइप है, और वी नॉट ओवर एल ओमेगा एल जो है वो इसकी एम्पलीट्यूड को बता रहे हैं, और माइनस साइन जो है वो इसकी डायरेक्शन को बताया जा सकता है। इसको मजीद कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग दी डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास करंट है तो राइट साइड के ऊपर भी असूली तौर पे करंट की डायमेंशन पूरी होनी चाहिए। तो सिंपल डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, कोस का कोई यूनिट नहीं होता, सो इट्स मीन ये जो वी नॉट ओवर ओमेगा एल है ये क्या है जी, ये करंट है। अगर ये करंट है तो वी क्या है जी, वोल्टेजेस है, और ये इस साइड पे करंट है, तो अगर हम इसको रीअरेंज कर सकें तो इट्स मीन आप I इज इक्वल टू वी ओवर आर तकरीबन कंपेयर कर सकते हैं। सो हमने यही काम किया, हमें इट्स मीन I इज इक्वल टू वी ओवर आर समथिंग सिचुएशन है ये, तो इट्स मीन दिस बिहेविंग एज अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह का है, तो हमने इसको कह दिया ये रेजिस्टेंस है जी इंडक्टर की, और ये इक्विवेलेंट है ओमेगा एल के। हालांकि टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो हम इसको रेजिस्टेंस कह नहीं सकते, इट इज कॉल्ड बेसिकली द रिएक्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंस, और इसको शो किया जाता है एक्स एल के साथ, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि रिएक्टेंस जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि रिएक्टेंस जो होती है वो किसी ना किसी ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की होती है जब विद द पैसेज ऑफ वोल्टेजेस, वेरिएशन ऑफ द वोल्टेजेस, वो सर्किट बिहेव या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बिहेव कैसे करता है। सो रिएक्टेंस जो है इज इक्वल टू ओमेगा एल लिखी जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे फिर रिएक्टेंस का फार्मूला 2 पाई एफ एल आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ये इंडक्टर की एसी रेजिस्टेंस है इन अ सिंपल वर्ड, जिसको हम कंप्यूट कर चुके हैं यहाँ पे। फर्दर हम करंट को कंपेयर करना चाहते थे वोल्टेज के साथ कि ये इसके साथ और इसके साथ क्या ये दोनों किसी फर्क के साथ फ्लो करेंगे या एक जैसे टाइम के अंदर फ्लो करेंगे। तो आइए देखें, हम इसके लिए सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी मैथमेटिकल सिचुएशन का सहारा लेंगे जिसको हम कहते हैं अलाइड एंगल्स। कुछ ऐसे एंगल्स मौजूद होते हैं जो कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, या टैन को कॉट में और कॉट को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। और ये एक चार्ट है जो ये बता रहा है अगर आपने साइन में कन्वर्ट करना है किसको, माइनस साइन को, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साइन को कन्वर्ट करना कॉस में तो एंगल ये होना चाहिए पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर साइन ने कन्वर्ट होना है कॉस के अंदर तो पाई बाय 2 माइनस थीटा होना चाहिए अगेन। अगर साइन ने कन्वर्ट करना है साइन के अंदर ही रहेगा, सो इट्स मीन वी हैव पाई माइनस थीटा। अगर आप गौर करें तो हम आमतौर पे इसको यूं समझते होते थे कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो वो साइन को अपने को रेशियोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। साइन की को रेशियो कॉस है और कॉस की को रेशियो साइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से कन्वर्जन करके दे रहे हैं। साइन साइन में कन्वर्ट तभी होगा या अनकन्वर्टेड रहेगा जबकि आपका जो
π/2 का मल्टीपल है वो इवन हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और इसी तरह से ये जो साइंस चेंज हो रहे हैं ये उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होते हैं, जो प्रिंसिपल रेशो होती है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसकी जो रोटेशन या इसकी जो एंगल की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो भी ये देखी जाएंगी कि ये आया कि उस कोऑर्डिनेट के अंदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर साइन जो है वो पहले कोऑर्डिनेट के अंदर रहता है, ये भी पहले कोऑर्डिनेट की सिचुएशन, ये दूसरे कोऑर्डिनेट की सिचुएशन है, ये तीसरे कोऑर्डिनेट की सिचुएशन है और ये चौथे कोऑर्डिनेट की सिचुएशन। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट साइन और कॉस के और tan के वैल्यूज डिफरेंट होती जाती है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस नेगेटिव हो जाता है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सारे नेगेटिव होते हैं, tan पॉजिटिव हो जाता है और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन नेगेटिव हो जाता है और tan नेगेटिव हो जाता है। तो इसी सारी सिचुएशन को हम जरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिएगा, ये हमारी बेसिक फंडामेंटल वो इक्वेशन है जो हमने कंप्यूट की थी। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम इनपुट वोल्टेज साइन में दिए थे ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। तो वेरी सिंपल, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एक तो बात यह है कि कॉस जो है वो ओमेगा टी, आप यहाँ पे देखें तो कोस साइन में कन्वर्ट तब हो सकता है अगर π/2 माइनस थीटा का उसका एंगल डिफरेंस बनता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे कॉस की जगह π/2 माइनस थीटा कर दिया और ये साइन आ गया। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज ही रहा। ठीक है, सिंपली हमने अब फर्दर क्या करना है जी, कि आप इस साइड में से ये माइनस जो है हम इस ओमेगा टी को पहले लिखना चाहते हैं क्योंकि ये इनपुट सोर्स के अंदर भी था, तो हम ये देखना चाहते हैं कि फर्क कितना आता है। तो हमने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जब बाहर कॉमन आएगा तो ये साइन की खूबी ये है कि अगर माइनस हो तो ये माइनस अब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि बाहर ले जाते साइन में, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के साथ ही आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो यूं लिखी जा सकती है, ओमेगा टी माइनस π/2 और ये प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमने इस इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म किया लाइड एंगल्स के तरीके से। इस इक्वेशन के साथ अब हम, ये हमारी करंट की इक्वेशन है और ये हमारी इनपुट इक्वेशन थी जो कि या इनपुट साइनोसाइडल सोर्स था जो हमने दिया था और ये उसका रिस्पांस है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पे फर्क है। इसमें जो वोल्टेजेस है वो क्या है, ओमेगा टी के साथ है, जबकि करंट जो है वो ओमेगा टी माइनस π/2 के साथ है। सो इट्स मीन आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो ज्यादा फेज या ज्यादा एंगल किस वाली सिचुएशन के अंदर है, ओमेगा टी वाली सिचुएशन के अंदर, क्योंकि इसमें से कोई चीज कम नहीं हो रही। सो इट्स मीन ये चीज वोल्टेजेस क्या कर रहे हैं, इंडक्टर के लिए लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और करंट क्या करता हुआ नजर आ रहा है जी, लैग करता हुआ नजर आ रहा है। कितना लैग कर रहा है, इन दोनों में कितना फर्क है, फेज डिफरेंस कितना है, वो π/2 का है। सो इट्स मीन आपका जो करंट होगा वो π/2 एंगल के हिसाब से या π/2 रेडियंस के हिसाब से क्या है, पीछे रहेगा वोल्टेज से, और वोल्टेज जो है वो π/2 से हिसाब से क्या रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगे। आए इसको हम फर्दर जो है उस हिसाब से भी चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर हम ग्राफिकल सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझा भी जा सकता है। वेरी सिंपल, ये हमारा वोल्टेजेस है, एसी वोल्टेजेस, और जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है। देखें इस ग्राफ के अंदर वी नॉट साइन ओमेगा टी कौन सी कर्व बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज वाली कर्व जो है ये वी नॉट साइन ओमेगा टी की है, जैसा कि इसके अंदर बताया भी गया हुआ है, और ये वी नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से रिस्पॉन्स कर्व दी जा रही है। जबकि जो करंट है वो ग्रीन कलर से या यू कैन से ब्लू कलर वाली वेव से दिया गया है, और इसके अंदर जो है साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में इधर से लेके इधर तक का जो डिफरेंस होता है वो तकरीबन π/2 होता है। तो आपका जो ग्राफ है करंट वाला वो इस ग्राफ से तकरीबन इतना हिस्सा पीछे है, जबकि वोल्टेज वाला ग्राफ इस ग्राफ से इतना हिस्सा
आगे, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड दी π/2 डिफरेंस। तो ये उस हिसाब से, ये π/2 डिफरेंस के हिसाब से लिया गया है। दिस शोज दैट द इंस्टेंटेनियस करंट in the inductor and the instantaneous voltage across VL इंडक्टर आर आउट ऑफ फेज। अब जाहिर बात है ये दोनों की हाई वैल्यूज जो है वो दोनों ही एक पॉइंट पे नहीं आती, तो हम इसको पिछले शुरू वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा दो वेव्स के दरमियान फर्क आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये दीज आर कॉल्ड दी आउट ऑफ फेज, और इनके अंदर फेज डिफरेंस होता है। ये हमारी पहली बात होगी। अब हमने ये निकालना था कि इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है। तो बड़ा सिंपल है कि इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है, इन इक्वेशंस को कंपेयर करके भी बताया जा सकता है कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। सो दैट्स इट इज कॉल्ड द π/2 रेडियन और 90 डिग्री का इनके दरमियान फर्क है या इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। अब आइए हम फेजर डायग्राम्स की जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने रजिस्टर के लिए जो फेजर डायग्राम बनाई थी उसके अंदर करंट और वोल्टेजेस जो थे वो दोनों को दोनों इन फेज थे। इन फेज होने की वजह से इनके दरमियान किसी किस्म का कोई फासला, या ये एक वेक्टर है, फेजर है करंट का जो कि रेजिस्टेंस के लिए, और ये वोल्टेज का फेजर है, ये दोनों ही इनलाइन थे, इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं था। जबकि आज इंडक्टर के लिए जो हमारे पास फेजर बने हुए हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे फर्क रखते हैं जी, π/2 का 90 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में जो फासला है वो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। दूसरा जो है कि ये जो है करंट के लिए और ये वोल्टेज के लिए, उन दोनों के दरमियान जो फासला या यू कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन दरमियान, या दूसरे अल्फाज में कहें तो फेज डिफरेंस कितना है जी, 90 डिग्री का। और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं जिस तरह से आमतौर पे होता था। ये एक तरीकाकार है। एक तरीका है फेजर को रिप्रेजेंट करने का जो आप पहले करते रहे हैं कि ये करंट है और ये वोल्टेज है। करंट से वोल्टेज कितना लैग करते हैं, 90 डिग्री। इस फिगर के अंदर जस्ट इस फिगर को रोटेट करके बताया गया, अदरवाइज इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। तो इन आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज, अगर यही फिगर हमने रोटेट की हो और आपको पता लगाना चाहे तो वो किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी दैट कि कौन सी चीज पॉजिटिव वाली साइड पे है और कौन सी चीज नेगेटिव वाली साइड पे। तो आप देख सकते हैं करंट जो है वो नेगेटिव एक्सिस वाली साइड पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे है, क्योंकि करंट ये किधर को मूव कर रहा है जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। सो इट्स मीन वोल्टेज जो है वो आगे होंगे और करंट उसको फॉलो कर रहा है। सो इट्स मीन वोल्टेज लीड कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान कितने डिग्री का डिफरेंस या कितने रेडियन का डिफरेंस है, और वो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें, कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट उसके पीछे पीछे चलेगा। सो इट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम ऑफ दैट। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं द करंट एंड द वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज एंड द वोल्टेज लीड्स बाय π/2 रेडियंस। तो यहाँ को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रेडियन के अंदर लिखा जा सकता है, ये डिग्री के अंदर लिखा जा सकता है, तो इसके बारे में कंफ्यूज ना होइएगा। सो सिमिलरली हम कैपेसिटर के लिए भी ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं जो अभी हमने इंडक्टर के लिए किए हैं। सो वेरी बेसिक एंड सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड, और इसी लिहाज से हम प्रोसीजर जो है वो कैपेसिटर के लिए करने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट कैपेसिटर जो है वो इसी सर्किट मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखते हैं जी, वही सेम सिचुएशन है। वी नॉट जो है दैट इज योर सप्लाइड वोल्टेजेस, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियसली वीसी वोल्टेजेस बनेंगे वो इसके कंज्यूम्ड वोल्टेजेस होंगे जो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाएंगे। सो वी हैव सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन Q is equal to CV हम इस्तेमाल करेंगे। VC इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, ये आपके पास क्या है जी, VT जो है इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेजेस आ जाएंगे। आपने इन दोनों को लेना है और कंप्यूट करने की कोशिश करनी है। VC जो है बता दिया हमने आपको पहले ही। तो इसको सॉल्व करने के वो अगेन 3 मेथड्स हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड फेजर डायग्राम। हम जो है इसके अंदर भी सेम करंट ही कंप्यूट करना चाह रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था, तो उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन वही होगा कि आपके सप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू कंज्यूम्ड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है हमें ये बता रहा है कि VT इज इक्वल टू VC हो जाएगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज
वी सी इज इक्वल टू यू कैन से वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी बन जाएगी। इसी तरह हम क्यू टी ओवर सी, वी सी की वैल्यू उठा के यहाँ से लगा दी हमने, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। इसको रीअरेंज किया जाए तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, क्यू टी इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी है। एक साइड पे क्यू है जो टाइम डिपेंडेंसी रखता है, सी वी नॉट कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी जो है वो जो है साइन टाइम डिपेंडेंसी रखता है। तो आपने करंट निकालना है, तो सबको पता है कि चेंज इन करंट विद चेंज इन चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर। Similarly, to compute the instantaneous current, apply the derivatives on both sides. टाइम डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने, d over dt यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया हमने, और वी हैव हियर q over t, तो ये करंट आ जाएगा। एंड c और v नॉट कांस्टेंट है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos, और ओमेगा t इंटरनल फैक्टर है, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ओमेगा एक काफी बाहर आ जाएगा। सो वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दैट, आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी है, और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन निकल आई है। इसको निकालने के बाद हम इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी इसको कॉज को किसी तरीके से साइन वाले फैक्टर के अंदर ला सकें। इसके लिए हमने क्या किया, अगेन वी यूज द अलाइड एंगल फार्मूला जो पिछले टेबल के अंदर हम इस्तेमाल किया था। कॉज को हम साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस पाई बाय 2 के जरिए से, तो हमने यहाँ पे ये अलाइड एंगल यूज कर लिए, वी एड प्लस माइनस पाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया। अब इस करंट को हम क्या कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, तो आप इस करंट से क्या निकाल सकते हैं, अगेन इस इक्वेशन से आप रिएक्टेंस निकाल सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव एसी सर्किट निकाली जा सकती है, और वो आ रही है आर सी इज इक्वल टू 1 ओवर मेगा सी आर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर था इस दफा, तो जो भी चीज थी वो उसका रेसिप्रोकल थी, सो वी टेक इट एज आर सी इज इक्वल टू 1 ओवर मेगा सी, तो हमने इसको एक्स सी का नाम दिया, इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्स इज कॉल्ड रिएक्टेंस, अगर एल होगा तो इंडक्टर की रिएक्टेंस है, अगर सी होगा नीचे इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर तो इसमें दिस इज दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो 1 ओवर मेगा सी हो जाएगा, और इसको आप 1 ओवर 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं। इसमें गौरतलब बात यह है कि इंडक्टर की जो कैपेसिटेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी को, और ये क्या जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब ये देखा जाएगा कि करंट और वोल्टेज आया कि इस दफा लैग करते हैं, लीड करते हैं, या ये दोनों एक ही फेज के साथ होते हैं। तो आप कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है, बट इस दफा करंट के साथ प्लस पाई बाय 2, सो इट्स प्लस पाई बाय 2 से मुराद ये है कि इस दफा करंट क्या है, अजाफी वैल्यूज के साथ है, सो इट्स मीन करंट हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। सो कितना लीड करेगा, प्लस पाई बाय 2 लीड करेगा। सो वी कैन टेक इट एज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं ये हमारी जो है इनपुट सोर्स था, तो ये देख सकते हैं अगेन वही ऑरेंज वाली लाइन के जरिए से इन्होंने बनाया गया ग्राफ है जो एग्जैक्टली साइनोसाइडल फॉर्म को फॉलो करता है, और ये वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। जबकि जो कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करता है, इस दफा वोल्टेज से क्या हो जाता है जी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से लीड कर जाता है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो वहां पे जो चार्ज है या करंट जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे करंट कम होता है वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज इस दफा लैग कर रहा है। दिस शोज दैट द इंस्टेंटेनियस करंट in the capacitor and the instantaneous voltage we see across the capacitor are out of phase by pi by 2 radian और 90 डिग्री। तो आप ये इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है यहाँ से। And the for the case of phasor diagram solution that is very simple, हम अगेन वही रेजिस्टिव वाले को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये हमेशा इनलाइन थे, जबकि इस दफा हमारा करंट जो है इस तरह की फेजर को बना रहा है। इस फेजर से सबसे पहले आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज लीड कर रही है। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली
इंडक्टर वाली फेजर को समझाया था। तो सबसे पहले ये देखें कि ये घूम किधर को रहा है, इसकी रोटेशन किधर को है। तो इसकी जो रोटेशन है इट्स अलोंग ओमेगा साइड, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। सो इट्स मीन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को लेके आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन रोटेट हो रहा है, यू कैन सी दैट इजीली, क्या इसके अंदर करंट सबसे पहले रोटेट हो रहा है और इसके पीछे पीछे कौन है जी, वोल्टेजेस। सो इट्स मीन वोल्टेज है इसको चेज करने की कोशिश करता है और करंट आगे आगे फ्लो करता जा रहा है और यूं इसी तरह ये घूमते जाएंगे। सो इट्स मीन इसमें लीड कौन कर रहा है, इट विल लीडिंग एज अ करंट। तो करंट का लीडिंग रोल है जबकि वोल्टेज का चेजिंग रोल है। तो ये लैग करता है, इसके पीछे रहेगा और ये लीड करेगा। इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है फेज का, यू कैन इजीली जज फ्रॉम दिस साइड दैट इट इज ऑफ π/2। तो ये π/2 डिग्री का है, तो इस हिसाब से ये आपके पास किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप देखें तो आम तौर पे हमारे पास जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो इस तरह से इन फेज बनाए जाते हैं, जबकि हमारे पास जो है इस दफा ये सिचुएशन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है कि आपका जो वोल्टेज और करंट होगा, ये करंट अपर साइड पे आ जाएगा और वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे। ये मैं गलती से दूसरी स्लाइड का हिस्सा जो है वो यहाँ पे ऐड करना भूल गया। तो ये एक्चुअली करंट जो है मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे, ये हम गलती से रह गया। हम इसके अंदर पेन यूज करते हुए बता सकते हैं कि नाउ फॉर दिस टाइम करंट जो है वो इसकी ये वैल्यू बनती है जी, this is the current side and this current is basically for the capacitor IC and this is the VC and this is the VC जो कि किधर को जा रहा है, इस सिचुएशन के साथ जा रहा है। so, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड है, तो इस हिसाब से इसको किया जा सकता है। नाउ अवर सेकंड इम्पोर्टेंट थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अब हम इन तीनों को कंपेयर करके देखते हैं कि ये वन बाय वन हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। रेजिस्टर जो है ना, ऐसी सर्किट अगर हमने पढ़ना है तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। अगर आपने इंडक्टर वाला पढ़ना है तो वो इंडक्टर लग जाएगा, अगर कैपेसिटर है तो वो कैपेसिटर ऐड कर दिया जाएगा। इन तीनों में सिर्फ फर्क ये है, यू कैन इजीली स्टडी फ्रॉम दिस साइड दैट कि आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। सो दिस इज द ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आर अलग है, एल अलग है और सी अलग है। हमने इन सब को इंडिविजुअली स्टडी किया। इसका सोल्यूशन जो था करंट का IR = I0 sin omega t था। इसका सोल्यूशन जो है हमने निकाला IL = V0 sin omega t minus π/2 था। इसका जो सोल्यूशन हम निकाला IC = omega t plus π/2। तो आप देख सकते हैं इनमें और इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो -π/2 का है। करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड कर रहे हैं। इसके अंदर और इसके अंदर जो है करंट लीड कर रहा है +π/2 से और वोल्टेज जो है वो लैग। इनकी जो सोल्यूशन है इसके अंदर, इसकी हायर वैल्यू और इसकी हायर वैल्यू एक ही टाइम पे आ रही है, एक ही टाइम पे डिक्रीज भी हो रहे हैं, एक ही टाइम पे इंक्रीज भी हो रहे हैं, बिकॉज इन दोनों वेव्स के रिस्पॉन्स के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं मौजूद। जबकि इसके अंदर जो था वोल्टेज लीड करते हैं तो वोल्टेज पहले हाई पे जाएंगे, ये लो पे होगा, ये हाई पे जाएगा तो वोल्टेज लो पे होंगे, तो इनके दरमियान π/2 का डिफरेंस है। जबकि कैपेसिटर के लिए जो है वो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग करते हैं और उस वजह से ये आता जाएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने इन सबको समराइज किया हुआ है। इसके फेजर डायग्राम ये बताती है कि करंट और वोल्टेज इन फेज है। इसकी फेजर डायग्राम ये बताती है कि वोल्टेज जो है वो आगे की तरफ है और ये 90 डिग्री है, मीन टू से π/2 रेडियन का लीड है वोल्टेज का और करंट लैग कर रहा है। जबकि इसकी फेज डिफरेंस के अंदर, फेजर के अंदर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहे हैं, करंट क्या है, लीड करता है 90 डिग्री के साथ। और करंट इस तरह से घूमेगा तो इस तरह हमेशा वोल्टेज जो है वो इतने फर्क के साथ इसको हमेशा पीछे करते जाएंगे। और एक और बुनियादी बात जो हमने अभी तक स्टडी की है वो है कि रेजिस्टेंस दो तरह की होती है। एक वो रेजिस्टेंस होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम बोलते भी रेजिस्टेंस है।
और इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो रजिस्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जबकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इसकी जो रेजिस्टेंस है हमें जो हमने ऑब्जर्व की है वो आम रेजिस्टेंस की तरह नहीं होती, तो इसलिए हम उनके लिए नाम देते हैं रिएक्टेंस का, और रिएक्टेंस को एक्स से लिखा जाता है। और हम जो है अगर इंडक्टर की रिएक्टेंस तो एक्सएल लिखते हैं जैसा कि हमने कंप्यूट किया हुआ है, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl है। और कैपेसिटर की अगर रिएक्टेंस होगी तो एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc है। इन दोनों में जो फर्क है वो आप समझ सकते हैं कि जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से और इंडक्टर की इंडक्टेंस को बढ़ाने से वो बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस होती है वो इन दोनों फैक्टर्स के एफ और सी के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उस हवाले से हमें इन दोनों को ज़हन में रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और कम करने से अगर ये रिएक्टेंस जो है हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए इंडक्टर जो है वो एक अच्छी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन देता है, जबकि हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कैपेसिटर है वो कम ऑपोजिशन रखता है। इस फिक्रों से, इस फार्मूला से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर लो फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो बहुत थोड़ी होती है, जबकि लो फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डीसी होता है, डीसी सोर्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, इसलिए इंडक्टर जो है वो स्मूथ डीसी को या डीसी को स्मूथली रन होने देता है। जबकि कैपेसिटर जो है वो आम डीसी को ब्लॉक करता है बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। जब वो 0 होगा तो उसके लिए इंडक्टेंस जो है या रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, सॉरी, वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि वो डीसी को ब्लॉक करता है। तो इन सारे लेक्चर के अंदर हम कंक्लूड कर सकते हैं, इन दिस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। और वो जो वोल्टेज सोर्स हमने लिया था वो साइनोसॉइडल था, हालांकि इसके साथ cos ओमेगा t के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। वी कंप्यूट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, graphical description and phasor diagram for each case. And in the upcoming lecture we will discuss about the possible combination of R, L and C, and we will study that हम इन तीन कंपोनेंट्स को जोड़ के दो कंपोनेंट्स के मुश्तमिल जो है सर्किट को बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन है तो हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आर को एल से जोड़ा जा सकता है, आर को सी से जोड़ा जा सकता है, एल को आर से या एल सी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के मेन बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उनमें जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा आर एल सर्किट विद एसी सोर्स को पढ़ेंगे और उसकी खसूसियात को पढ़ने की, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की हम बात करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई मसला है तो वो लाजमी तौर पे जो है वो पूछिएगा। हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के पूछ सकते हैं। एंड एनी फर्दर एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, तो आप फर्दर जो है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।